बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 4 तक स्टूडेंट्स हमने जो है वो फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पढ़ लिया था, यानी पेज नंबर 6 से ऊपर जो है वो 4th पॉइंट उसी का लिखा हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है क्लास 10 की फ़िज़िक्स का, और इसमें हम पेज नंबर 6 पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। मैं उन टर्म्स के पहले नाम आपको बता देता हूँ, हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे और फिर हम नीचे डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला टॉपिक जो है इसको भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, इन टर्म्स के नेम्स हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसे कहते हैं? ठीक है, थ्रू आउट आप फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आप आज तक वाइब्रेशन के बारे में ही पढ़ते आए हो। उसके बाद दूसरी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, और इसका फार्मूला स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए और होता है, सिंपल पेंडुलम के लिए और होता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद है एक और टर्म है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये हम किसे कहते हैं? उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है इसको हम देखेंगे, और एंड पे डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, पेज नंबर 6 पे इसकी डेफिनेशन तो लिखी हुई है, मैं इसको आपके लिए जस्ट एक्सप्लेन करूँगा कि वाइब्रेशन जो है वो हम किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो है ये स्क्रीन पे आपके लिए मैंने कुछ डायग्राम्स और कुछ हैंड रिटन जो है वो आया होगा, आप इसको देख लें। इसमें देखें स्टूडेंट, अगर बॉडी जो है वो ओ से मैं ए पे ला के छोड़ता हूँ तो बॉडी ए से ओ पे, ओ से बी पे, बी से ओ पे और ओ से ए पे, ऐसे से ए बी के अलोंग जो है बॉडी मूव करती रहती है। अब मैं वन वाइब्रेशन को डिफाइन करना चाहता हूँ कि एक वाइब्रेशन हम किसे कहते हैं, बॉडी कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे तो हम उसको वन वाइब्रेशन का नाम देंगे। ठीक है, बॉडी कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे तो हम उसको वन वाइब्रेशन का नाम देंगे। देखिए बच्चों, ओ से मैं बॉडी को लाया ए पे, ठीक है जी, ए पे मैं ले आया। अब मैं ए पे इसको ला के छोड़ने लगा हूँ। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। मैं ए पे ला के इस बॉडी को छोड़ने लगा हूँ और मैं इसकी मोशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों, जब मैं ए पे बॉडी को छोड़ूंगा तो बॉडी जो है वो ए से ओ पे जाएगी। ए से किस तरफ जाएगी? ओ पे। ए से ओ पे जाएगी और दोबारा ओ से बी की तरफ जाएगी, और फिर बी से वापस ओ की तरफ आएगी और ओ से वापस ए की तरफ। मैंने 4 स्टेप्स में इस मोशन को एक्सप्लेन किया है। फिर इसको देखें, ए से ए पे ला के मैंने बॉडी को छोड़ा, यानी हमारे चलने की जो स्टार्ट होने की जो पोजीशन है वो पोजीशन ए है। ए से मैंने बॉडी को छोड़ा, बॉडी ए से ओ पे गई, ये नंबर 1, और फिर बॉडी ओ से बी पे गई, और फिर बॉडी बी से वापस ओ पे आई, और ओ से दोबारा ए पे आ गई। इसका मतलब है बॉडी चली कहाँ से थी? ए से तो बॉडी चली थी, होते हुए ये दोबारा कहाँ पे आ गई? ए पे वापस आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये जो फ्रॉम ए टू ए का
ये जो चक्कर है इसको हम एक वाइब्रेशन कहते हैं, वन वाइब्रेशन कहते हैं। यानी बॉडी जहाँ से चली थी वापस उसी जगह पे आ जाए तो हम कहेंगे एक चक्कर पूरा हो गया। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि आप जो है वो कंपनी बाग जाते हो और वहाँ पे राउंड ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। आप जहाँ से चलना शुरू करते हो आप पाथ के अलोंग चलते जाते हो, दोबारा जब आप वहीं पे पहुँचते हो तो आप कहते हो ना कि हमारा एक चक्कर पूरा हो गया है। तो जहाँ से यहाँ पे बॉडी भी ए से चली और दोबारा ए पे पहुँच गई, तो ए से चली ए पे दोबारा पहुँच गई तो मैं कहूँगा वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए से चली तो ए पे दोबारा वापस आ गई। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ए से बॉडी की मोशन को स्टार्ट करवाऊँ, ये तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने एक बात शुरू करनी थी तो मैंने ए से शुरू करवा दी। अगर आप में से कोई बच्चा ये कहे सर मैं अगर ओ से बॉडी को बी पे लाता हूँ और बी से मोशन स्टार्ट करवाता हूँ तो ठीक है, फिर बी से चलेगी तो बी पे जैसे ही दोबारा आएगी तो मैं बोलूँगा कि वन वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आप फ्रॉम ए टू ए कह लें या फ्रॉम बी टू बी कह लें या आप ओ से ही स्टार्ट करवा लें, फ्रॉम ओ टू ओ कह लें। बहरहाल बॉडी जहाँ से चली वहीं पे दोबारा आ जाएगी तो हम कहेंगे वन राउंड ट्रिप या वन रेवोल्यूशन। ये दो नाम हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है ना। अगली जो है टर्म है वो है जी टाइम पीरियड। बच्चों टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं? टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड हम कहते हैं कि जो भी वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, वो एक चक्कर पूरा करती है। अब आपको पता है एक चक्कर किसे कहते हैं। स्टूडेंट क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक चक्कर यानी वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में उसे टाइम लगता है या नहीं लगता? कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, चाहे वो जितना मर्जी फास्टली मूव कर रही है, जब वो एक चक्कर पूरा करेगी तो कुछ ना कुछ टाइम तो उसे ज़रूर लगेगा। वो टाइम थोड़ा भी हो सकता है, वो टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर पूरा करने में यानी वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम को हम ख़ास नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगा है, इस वजह से। तो उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड की को डिफाइन हम कैसे करेंगे कि बॉडी ए से चली, ए से ओ पे गई, ओ से बी पे गई, बी से ओ पे और दोबारा फिर ओ से ए पे आ गई। ए से चली ए पर आ गई, कितना टाइम लगा दरम्यान में? इसने कितना जो सफ़र तय किया उसमें उसने कितना टाइम लिया? वो 1 सेकंड या 2 सेकंड? अगर 2 सेकंड लिए हैं तो मैं बोलूँगा 2 सेकंड इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इस तरह जो है ये 2 सेकंड जो है ये टाइम पीरियड है इसका वाइब्रेटिंग बॉडी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टाइम पीरियड को डिफाइन कर लिया कि इट टाइम पीरियड जो है इट इज़ द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। और इसको कैपिटल टी से डिनोट करवाते हैं, आम टी से हम सिंपल टाइम को जाहिर करते हैं। आगे नेक्स्ट है जी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, हर डेफिनेशन में, हर चीज़ की डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपने उसको याद रखना होता है। जैसे वाइब्रेशन में वन राउंड ट्रिप, वन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं? तो अगर मैं एक वर्ड बताऊं आपको कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बॉडी आपको ए और बी के अलोंग वाइब्रेट करती हुई नज़र आ रही है। कभी ये ए से बी पे जाती है, कभी बी से ए पे आती है, तो इस तरह ये वाइब्रेट कर रही है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सेकंड में अगर मैं एक सेकंड में वाइब्रेशंस को नोट करूं कि एक सेकंड के अंदर अंदर बॉडी ने
कितनी वाइब्रेशंस की हैं, तो उस वाइब्रेशंस की तादाद को मैं फ्रीक्वेंसी बोलूँगा। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन कंप्लीट करती है तो मैं कहूँगा 2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी, मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें वाइब्रेटिंग बॉडी 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है 1 सेकंड में। अच्छा स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते वक्त मैं 1 सेकंड टाइम की जान नहीं छोड़ूंगा, मैं 1 सेकंड में की ही बात करूंगा। तो अगर मेरे पास एक बॉडी है वो 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है तो मैं कहूँगा उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को। कितने टाइम में होने वाली? 1 सेकंड के अंदर होने वाली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्टूडेंट, अगर बॉडी जो है वो 1 सेकंड में आधा चक्कर कंप्लीट करती है, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट भी नहीं करती, हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, तो मैं इसी हाफ को उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहूँगा। ठीक है ना? अगर कोई बॉडी 2 वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं करती, वो 1.5 वाइब्रेशन कंप्लीट करती है 1 सेकंड में, मैं बाउंड हूँ कि मैंने नंबर ऑफ वाइब्रेशन नोट करनी है 1 सेकंड के हिस्से में जो आएंगे, वो चाहे आधी वाइब्रेशन आए चाहे आधी का भी आधा पार्ट आए, बहरहाल मुझे 1 सेकंड में होने वाली वाइब्रेशंस की तादाद जो है उसको नोट करना है। तो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी जो है इसकी डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम एफ से डिनोट करवाते हैं। अब मैं आपको 2 टर्म्स हमने पढ़ ली हैं, टाइम पीरियड के बारे में भी पढ़ लिया है और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पढ़ लिया है। स्टूडेंट, देयर इज अ प्रीटी रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान एक ताल्लुक होता है, और वो ताल्लुक कौन सा है? अगर हम टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, या हम ये कह लें कि अगर फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लें, यानी मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ये गौर से सुने बात, मैं कहता हूँ कि एक बॉडी का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। कितना है? 2 सेकेंड। मैंने आपको बताया क्या टाइम पीरियड किसका? वाइब्रेटिंग बॉडी का। आप उसको 2 को इन्वर्ट कर दो, यानी 2/1 है ना, तो आप 1/2 कर दो, उल्टा दो उसे। तो ये जो उल्टा के 1/2 आएगा, ये किसका आंसर होगा? फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब है मैजिक वर्क्स हेयर, कि आपको टाइम पीरियड का पता हो, इजीली यू कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी का पता हो, इजीली यू कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड। सिर्फ आपने क्या करना है, टाइम पीरियड की वैल्यू दी होगी तो उसको इन्वर्ट कर देना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, उसको उल्टा देना है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी की दी हो तो आप उसको इन्वर्ट कर दो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसको उल्टा दो, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज अ प्रीटी रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, टाइम पीरियड का यूनिट तो सेकंड ही होगा ना, 2 सेकंड 3 सेकंड जो टाइम का होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। हर्ट्स, ठीक है। जब हम कहते हैं इंसानी कान की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्स तक होती है, तो इसका मतलब यही है कि इंसानी कान कम अज़ कम 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड में 20,000 बार वाइब्रेट कर सकता है। आगे है जी एम्पलीट्यूड क्या होता है? स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड जो है इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है इसके लिए देखें, ओ से ए तक जो डिस्टेंस है, ओ से ए तक जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यानी बॉडी ओ से ए तक गई है, ए से आगे तो नहीं गई। यानी ए से बी पे जब ये बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी तो कभी ना ये इधर से ए को क्रॉस करेगी, ना उधर से ये बी से आगे निकलेगी, ठीक है ना। तो ये ओ से ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, या ओ से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मैं इंपॉर्टेंट वर्ड अटैच करूंगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। देखो बच्चों, ओ से ओ और ए के दरमियान भी तो बहुत सारी पोजीशंस हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं है। ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या इधर से इस तरफ की बात करें तो ओ से बी तक का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। वो ये कि जब भी बॉडी ए से बी, बी पे ए, कभी ए से ओ पे चले जाती है, ओ से बी की तरफ चली जाती है, थ्रू आउट जब बॉडी ए से ए और बी के अलोंग वाइब्रेट कर रही होती है, तो क्या चेंज हो रहा होता है स्टूडेंट्स? एक्स चेंज हो रहा होता है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जब बॉडी ओ से ए की तरफ बढ़ती है तो एक्स इंक्रीज कर रहा होता है। बच्चों, जब बॉडी ए से ओ की तरफ बढ़ती है तो एक्स डिक्रीज कर रहा होता है। इसी तरह ओ से जब बी की तरफ बॉडी जाती है तो एक्स इंक्रीज कर रहा होता है। बी से ओ की तरफ आती है तो एक्स डिक्रीज कर रहा होता है। थ्रू आउट दिस मोशन x is fluctuating, but what is not changing, what is fixed? Amplitude is fixed। बच्चों, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। एक सिस्टम है, उसका एम्पलीट्यूड आपने ए पे ला के बॉडी को छोड़ा तो आपने ए को डिफाइन कर दिया, आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसका नाम एम्पलीट्यूड है उसको डिफाइन कर दिया। आप थ्रू आउट बॉडी ओ से ए पे, ए से आगे नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड फिक्स होता है जबकि एक्स चेंज हो रहा होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होता, वो उतना ही रहता है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। आगे है जी बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है। हम अगर आप छत के साथ धागा बांध के बॉब को एक तरफ ला के छोड़ते हो, जब छोड़ देते हो, अगर आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट करो तो छोड़ छोड़ दो, धागे के साथ कोई चीज़ बांध के उसको साइड पे लेके जाओ और छोड़ दो, क्या ये चीज़ ऑसिलेट करती रहेगी या कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगी? देखें, आप स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांध दो, उसको टेबल पे रख दो और थोड़ा सा खींच के छोड़ो, क्या वो बॉडी ऑसिलेट करती रहेगी या कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी? स्टूडेंट्स, आपको डेली लाइफ में एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि सर कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। अब कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑसिलेशंस होती हैं डेली लाइफ में, जो भी ऑसिलेशंस होती हैं उसमें बॉडी कुछ टाइम के लिए ऑसिलेट करती है और फिर आहिस्ता 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 बॉडी जो है मीन पे आके रुक जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली इन रियल वर्ल्ड कोई भी ऑसिलेशन ऐसी नहीं है कि मैं बॉडी को ए पे ला के छोड़ दूं और बॉडी कभी ए पे से बी पे, बी से ए पे, और ये पूरी ज़िंदगी ऐसा ही होता रहे, बॉडी हरकत करती रहे। ऐसा रियल लाइफ में बच्चों नहीं होता। आपको कहीं पे भी कोई सिस्टम ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बॉडी कीप ऑन ऑसिलेटिंग।
इन विच बॉडी कीप ऑन ऑसिलेटिंग। आपको रियल वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं मिलेगा। यस, अब तक हम सिस्टम को आइडियलाइज करते आए हैं। हम बॉडी के रुकने की जो वजूहात हैं हम उसको इग्नोर करते आए हैं, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड में मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कि बॉडी कभी भी ऑसिलेट हमेशा के लिए नहीं करती। आफ्टर सम टाइम बॉडी जो है वो क्या करती है, रुक जाती है। यानी आप बॉडी को ओ से ए पे लेके गए, ए पे लेके जाके छोड़ा, तो ये ए से जाएगी उधर बी की तरफ, बी से दोबारा के बच्चों ज़रा सोचो, क्या ये बिल्कुल ए पे आके वापस जाएगी या ए से थोड़ा पहले होके वापस चली जाएगी? तो हकीकत ये है, रियल वर्ल्ड में जब आप करते हो तो बॉडी ए पे ला के जब आप छोड़ते हो तो दोबारा वो ए पे नहीं आती, वो ए से थोड़ा पहले ही होके वापस चली जाती है। इसका मतलब है उधर आप बी पे नहीं पहुंचेगी, बी से थोड़ा पहले होके वापस चलिए, अब वापस आ जाएगी। इस तरह इनके टर्निंग पॉइंट्स जल्दी जल्दी हो जाते हैं। यानी फ्रॉम द बोथ साइड्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी स्टार्ट्स श्रिंकिंग, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दोनों तरफ से एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे एम्पलीट्यूड जो है ये कम होता जा रहा है और आखिरकार एम्पलीट्यूड जैसे ही ज़ीरो होता है बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ रियल वर्ल्ड में अब ये बॉडी क्यों रुकती है, दिस इज़ अ क्वेश्चन। व्हाट स्टॉप्स द वाइब्रेटिंग बॉडी? आंसर इज रेजिस्टिव फोर्सेस। रियल लाइफ में एक चीज हमारी जान नहीं छोड़ती, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो है ये रियल वर्ल्ड में हमारी जान कभी भी नहीं छोड़ती। हम कम से कम तो कर सकते हैं, कभी भी इसे ख़त्म नहीं कर सकते। देखो, जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो हवा की रेजिस्टेंस होती है जो उसको रोक देती है। जब हम स्प्रिंग के साथ बंधे हुए ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो स्प्रिंग ऑब्जेक्ट और टेबल की जो सरफेस है उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसको रोक देती है। यानी ऑसिलेशन में बहरहाल रेजिस्टेंस किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व ज़रूर होती है और वो रेजिस्टेंस जो है बॉडी को क्या कर देती है, रोक देती है। इसका मतलब रियल वर्ल्ड में जहाँ पे भी ऑसिलेशन होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स भी ज़रूर होगी। और रेजिस्टिव फोर्स किसे कहते हैं, जो हरकत करती हुई बॉडी को रोकने की कोशिश करे। और उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से बॉडी बिल आखिर जो है वो रुक जाती है। और ऐसी ओसिलेशन जिसमें रेजिस्टिव फोर्स भी हो उस ओसिलेशन का स्टूडेंट्स नाम होता है डैम्प्ड ओसिलेशन। व्हाट वी कॉल दैट ओसिलेशन, डैम्प्ड ओसिलेशंस। और रियल वर्ल्ड में जितनी भी ओसिलेशंस होती हैं वो डैम्प्ड ही होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस ज़रूर होती हैं। तो ऑसिलेशन ऑफ a system in the presence of some resistive forces are called damped oscillation। बच्चों, damped oscillation को जब हमने समझ लिया, हमें पता चल गया कि रियल वर्ल्ड में damped oscillations ही होती हैं, तो हमने इस कॉन्सेप्ट्स को इस चीज़ को समझने के बाद हमने इसकी एक एप्लीकेशन जो है वो हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। यानी ये चीज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन कहाँ पे लागू होती है। तो सबसे पहली यहाँ पे एग्जांपल है, उसको हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर में क्या होता है कि गाड़ी जब जा रही है तो गाड़ी के आगे जो है जैसे ही जंप आएगा तो आपको पता है कि बाहर से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो गाड़ी को मिलेगी। अगर गाड़ी के शॉक ना हो तो सारी मैकेनिकल एनर्जी जो गाड़ी को मिली है वो गाड़ी की जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ पर्सन है उसको हिलाएगी, उसको डैमेज करेगी, गाड़ी के पार्ट्स जो हैं उसको डैमेज करेगी। बहरहाल जो सस्पेंशन है गाड़ी की वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही शॉक जो हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे ही बाहर से मैकेनिकल एनर्जी गाड़ी को मिलती है
तो शॉक जो हैं वो स्प्रिंग की तरह के होते हैं और उनमें ऑयल होता है। जैसे ही बाहर से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, वो सारी की सारी शॉक के पास यानी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में खर्च हो जाती है। जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होते हैं, उनके पास जो शॉक ऑयल होता जो शॉक ऑयल होता है वो उनको रिजिस्ट करता है, उनको कंप्रेस नहीं होने देता। बहरहाल बाहर से चूंकि मैकेनिकल एनर्जी मिली होती है, इस वजह से शॉक जैसे ही क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, और वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो उन पार्टिकल्स के पास जो वहाँ पे लिक्विड फिल होता है, उन इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो वहाँ पे जो है वो रेडिएट हो जाती है। तो इस तरह जो है वो शॉक क्या काम करते हैं, ये बाहर से मिलने वाली मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको जो है वो एक सेफ पाथ के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर ये साइड पे एक वो लिखा हुआ है, ये एक तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, और साथ में शॉक एब्जॉर्बर वाली जो है एग्जांपल ये भी आपने ज़रूर करनी है। और फ्रेंड ये साथ में एक ग्राफ बना हुआ है, इसको आप देख लें पेज नंबर 7 पे ऊपर जो है द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद टाइम ऑफ डैम्पिंग सिस्टम। इसमें देखें तो टाइम, इस तरफ टाइम लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग टाइम लिया हुआ है, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। बच्चों जब शुरू में पहली वाइब्रेशन के लिए हम चीज़ को साइड पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वाइब्रेशन जो है वहाँ पे ला के जब छोड़ते हैं, अभी टाइम ज़ीरो होता है वहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे आगे चलता जा रहा है, आप देख रहे हो ये इन्वेलप जो है ये क्लोज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये इसका जो टाइम गुजरने के साथ साथ एम्पलीट्यूड दोनों अतराफ से जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, हत्ता कि ये एम्पलीट्यूड जो है वो फिर ज़ीरो हो जाता है। इसको जो है इन्वेलप ऑफ द डैम्पिंग कहते हैं। ये ग्राफ भी आपने ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।